हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया था वो ये था कि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राप्त किए थे। अगर आप लोग पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो आप लोग पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, आपको वहाँ से ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाएगा। आज हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, वो कौन सी क्वांटिटी है, ये सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको आएंगे बोर्ड में। तो चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, the space around the magnet in which magnetic force is experienced इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा डेफिनेशन आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो कि अराउंड द चार्ज होता था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते थे, इसको हम लोग बी से लिखते हैं। हालांकि सिमिलरिटी उसमें यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इसके जितने भी ऑपरेशंस होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, वह वेक्टर का जो ऑपरेशन होता है, जिस तरह से वेक्टर को ट्रीट करते हैं उसी तरह से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वेक्टर लॉ का ये फॉलो करेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके लिख सकते हैं इट इज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, अब हम इसके यूनिट की बात करें। यूनिट इसका होगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा न्यूटन एम्पियर मीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर। इसको लिख सकते हैं एन ए इनवर्स एम इनवर्स। इसी को कहा जाता है टेस्ला, इसको टी से लिखते हैं। ठीक है, इसी को कह सकते हैं वेबर। इसका एक और यूनिट कह सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम आगे चलते हैं। 1 टेस्ला जो होता है, ये टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो इसको 1 टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। गॉस को शॉर्ट में जी से लिखते हैं, 10⁴ जी। या फिर इसको उल्टा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 गॉस 1 जी इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये तो इसके यूनिट की बात हो गई, ये इसके छोटा यूनिट हुआ ये। तो ये नॉन ऐसा यूनिट है गॉस। ठीक है, ऐसा यूनिट आप कहिएगा तो टेस्ला। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अब इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन इसका क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो इजी वे में निकाल सकते हैं। आप लोगों को जैसे आपको यूनिट पता है, यूनिट से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं इजी वे में। न्यूटन यानी कि फोर्स का डायमेंशन होगा MLT-2। एम्पियर करंट का डायरेक्शन आई लिख सकते हैं, सॉरी डायमेंशन आई लिख सकते हैं। मीटर यानी कि लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L। इससे आप कह सकते हैं L से L कैंसिल हो जाएगा
यानी कि हम कह सकते हैं M I इनवर्स T पर पावर -2, ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा M I इनवर्स T पर पावर -2। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये जानकारी हम लोगों को पता चल गया, बेसिक जानकारी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं बायोट सावर्ट लॉ के बारे में। चलिए मिटा दें इसको। चलिए चलते हैं बायोट सावर्ट लॉ। आप लोग चलिए अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग जानेंगे कि करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था उसकी क्या वैल्यू होती है और उसको हम किस तरह से निकालेंगे। इसके लिए हम लोग लॉ जानेंगे, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ। सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ का यूज हम करेंगे टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने की कोशिश करेंगे प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल। मतलब बायोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे क्या करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। किसकी वजह से, जो छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बायोट सावर्ट लॉ। यानी कि ये पता चल गया कि बायोट सावर्ट लॉ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नहीं है। तो बायोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड, किसके द्वारा, छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको निकालने के लिए हम बायोट सावर्ट लॉ का प्रयोग करें। अब बायोट सावर्ट लॉ कहता क्या है, इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात आप लोग समझ गए कि बायोट सावर्ट लॉ का प्रयोग क्या करेंगे, छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको निकालने के लिए हम बायोट सावर्ट लॉ का प्रयोग करें। चलिए चलते हैं। ये सपोज कीजिए कि वायर है जिससे करंट आई का फ्लो हो रहा है। यहां पर करंट एलिमेंट डीएल की वजह से ये पॉइंट सपोज कि ये पॉइंट पी है, जो कि ये आर वेक्टर है, क्योंकि इस वायर से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल सपोज कीजिए थीटा है, ठीक है। तब बायोट सावर्ट लॉ का कहना है कि इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, टीवी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π, ठीक है। हम μ0 के बारे में भी बात करेंगे अभी। μ0/4π I dl क्रॉस r बाय r3, यानी कि इस छोटे से करंट, इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल। डीएल यहाँ की एक वेक्टर है,
इस करंट एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा, कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर किसकी वजह से होगा, डीएल, करंट एलिमेंट डीएल की वजह से। अब बात आती है कि डीएल तो एक लेंथ है, अब डीएल एक लेंथ है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वह वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वही होगा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। आप लिख सकते हैं यहां पर डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है डीएल वेक्टर का, उस पॉइंट पे देखेंगे करंट का डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन डीएल वेक्टर का होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि करंट के डायरेक्शन को ही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। डीएल वेक्टर हमें पता चल गया। आर वेक्टर आपको क्या पता है, डीएल से लेकर के उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो बायोट-सावर्ट लॉ का कहना था कि मैग्नेटिक फील्ड छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से जो होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू। ओके, अब हम इसको नोट डाउन कर ले। बायोट-सावर्ट लॉ का इतना ही कहना था। अब यहां पर देखना है कि आपने जाना, इसको हम स्केलर फॉर्म में तोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको और आगे बढ़ेंगे लेकर के। यहाँ से देखिए dB को अगर स्केलर फॉर्म में तोड़ें तो dB वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यू। आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़े थे, याद कीजिए A क्रॉस B जो होता था ए बी साइन थीटा होता था ना, इसके साथ यूनिट वेक्टर एन कैप लगता था। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी साइन थीटा होता था, यानी कि डीएल क्रॉस आर है तो क्या होगा, डीएल आर साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। यहां से अगर डीबी हो जाएगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म को हम लोगों ने ब्रेक किया तो स्केलर फॉर्म में आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऊपर वाले एक आर से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और उस पॉइंट पर जो कि उस पी पॉइंट पर जो कि डीएल से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। कोई दिक्कत यहां तक में? ये इसका स्केलर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये थीटा की बात आ गई तो थीटा क्या होगा, थीटा इज द, ध्यान दीजिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा थीटा क्या है, एंगल है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का। यहां तक कोई दिक्कत? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू। आपको अगर वेक्टर फॉर्म में हो सकता है, आपको लिखने के लिए आ जाए 2 मार्क्स में, बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। तो बायोट-सावर्ट लॉ सबसे पहले छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए एक फार्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू। छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू। ये वेक्टर फॉर्म में, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा, सॉरी ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, आई डी
आई तो होगा ये आई अलग है। DL क्रॉस DL वेक्टर और R वेक्टर को उसका क्रॉस को तोड़ेंगे तो क्या होगा, DLR साइन थीटा अपॉन RQ। यहाँ से एक R से RQ कट जाएगा तो R² बचेगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL साइन थीटा बाय R²। अब थीटा की बात करें तो थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन DL और R के बीच का होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब DL वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा हम उस पॉइंट पे देखेंगे कि क्या डायरेक्शन है करंट का, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही DL वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहां पर हम लोगों ने DL के बारे में भी जान गया, R के बारे में भी जान गया। R क्या है, DL और R के बीच का डिस्टेंस है, सॉरी R क्या है, DL और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन DL एंड द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस R है। ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब हमें पता करना है म्यू नॉट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल ये जान लीजिए म्यू नॉट के बारे में। यहाँ पर लिख सकते हैं आप नीचे में, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी। आप लोग याद कीजिए जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन पढ़े थे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर भी आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट आया था, तो वो परमिटिविटी था। ये क्या है, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। म्यू नॉट मतलब वैक्यूम और एयर का, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए म्यू नॉट के बारे में हम आगे बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आगे, उसके बाद जाकर के हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं, तब म्यू नॉट पे चलेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। फिलहाल अभी म्यू नॉट जान लीजिए परमिएबिलिटी है किसका, वैक्यूम और एयर का। ओके, चलिए मिटा दें इसको। अब यहां पर सबसे पहले, क्योंकि ये आपने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए। अब डायरेक्शन इसका क्या होगा ये पता करना है। चलिए आगे हम डायरेक्शन की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग म्यू नॉट पे चलेंगे। मिटा दें इसको। चलिए इसके डायरेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे के टॉपिक को समझ लें तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी जाना बायोट-सावर्ट लॉ में, एक बार लिख लेते हैं उसको साइड में, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आई DL क्रॉस R अपॉन RQ, यही हम लोगों ने अभी जाना मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब फिलहाल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो हमें इसके डायरेक्शन को निकालने में काफ़ी इजी होगा। आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। सपोज कीजिए ये वेक्टर A है, पीछे आप लोग पढ़े हैं ये इस चीज़ को, हम एक बार फिर से रिमाइंड उसी को कर रहे हैं। A क्रॉस B, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो होता है इस तो A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा, जो कि हम लोगों ने लिखा। इसका डायरेक्शन होता है, ये इसका डायरेक्शन होता है एन कैप। ठीक है, A क्रॉस B का डायरेक्शन होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है,
ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ हम अपने फिंगर को कर्ल करते हैं तो जो थंब का डायरेक्शन होता है, थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, दैट मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ लिखें, बाहर की तरफ हम जी, इसका मतलब ऊपर की तरफ। यहां पर ए बी साइन थीटा जो हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, सी वेक्टर कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो ये सी वेक्टर जो है, सी का मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन डायरेक्शन आपने देखा कि सी वेक्टर जो है, जो कि ए बी साइन थीटा एन कैप है, वह क्या है, सी वेक्टर इज द perpendicular, is perpendicular to the vector A and vector B। यानी कि A क्रॉस B का जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, वह एक वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए उसको कहते हैं। और वेक्टर होने के कारण उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, वो जो वेक्टर होता है वह A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। उसको कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। इतनी बातें आप लोगों को रिमाइंड हो गई होंगी। कैसे राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी की तरफ ले जाते हैं अपने फिंगर को, जो थंब का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन इसका बताता है। यहां पर भी उसी तरह का हम प्रयोग करेंगे। यहां पर क्या है, डीएल क्रॉस आर, डीएल पर अपने फिंगर्स को रखेंगे, ये अपने इसको पाम कहते हैं, रखेंगे और आर की तरफ इसको कर्ल करेंगे। जिधर थीटा जाएगा उसको कर्ल करेंगे, तो ये थंब का जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ओके, हम लिखेंगे यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज determined by the help of right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल, इसमें क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। ये रूल क्या कहता है, स्ट्रेच्ड राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, पाम को हम क्या करेंगे, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर and curl towards the vector r, या फिर कह सकते हैं कर्ल along थीटा, then thumb denotes the direction of dB वेक्टर कह सकते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा या इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जो कि आपने देखा यहां पर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम लोग इसके डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं।
मिटा दें इसको, ये बात समझ गए होंगे आप। यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर इस बात को अगर हम समझें, सपोज कीजिए इस बात को अगर हम समझते हैं, ये हमारा डीएल वेक्टर, एक बात को समझिए, ये हमारा आर वेक्टर है, इसके बीच का हम लोग एंगल थीटा बनाए, तो ये हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, जो कि इस दोनों प्लेन के, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसकी वैल्यू होगी डीएल आर साइन थीटा, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगा। डीएल क्रॉस आर, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा होगा डीएल आर साइन थीटा, ये वेक्टर होगा, ये एन कैप होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? मिटा दें इसको। अब हम आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। डायरेक्शन को, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, चलिए मिटा दें। चलिए सपोज कीजिए ये वायर है, इस वायर से करंट आई वायर है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इस मैग्नेटिक, हमको यहाँ पर आप देखिए फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पीछे की क्लास में एक चीज़ बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, डॉट का मतलब होता है करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब होता है करंट या मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ या तो करंट निकलता हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड निकलता हो। क्रॉस का मतलब होता है कि करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर जाता हुआ। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, ये चीज़ें आपको पता होगा। यहां पर हम उसी का यूज करेंगे। डॉट का मतलब एक बार फिर से लिख लीजिए, आउटवर्ड करंट कहिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड कहिए, कमिंग या इमर्जिंग आउटवर्ड कह सकते हैं। और क्रॉस का मतलब होता है गोइंग इनटू द प्लेन। डॉट का मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। बात क्लियर है? चलिए अब हम इसका यूज करेंगे। यहां पर देखिए इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने आपको क्या बताया, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने पाम को इस डायरेक्शन में रखेंगे और इसके तरफ कर्ल करेंगे। इधर P है, ये हमारा किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि इनवर्ड होगा। अगर बात कीजिए यहीं पे, अगर ये करंट इधर की तरफ फ्लो करता हूं, सपोज कीजिए हमारा वायर है, आई करंट है और इस पॉइंट Q पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने क्या किया, इसको रखा, इधर की तरफ आना है, थीटा इधर की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ। तो करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड कहने का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं, इस बात अगर आप एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, तो ये सपोज कीजिए वाई एक्सिस में, ये पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस होगा, सपोज कीजिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये DL होगा, ये थीटा एंगल पे,
सपोज कीजिए, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं निकालना, ठीक है, ये पॉइंट Q, ये थीटा एंगल पे हमने थीटा रोटेट किया, ये बाहर की तरफ है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस में होगा। अब जेड एक्सिस में बात आती है, जेड एक्सिस में या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो आपने देखा यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में रखा किसको, आपको बताया गया है कि डीएल वेक्टर जो होता है करंट के डायरेक्शन में होता है, यानी कि करंट का डायरेक्शन जो इसका डायरेक्शन होगा, और हमको क्या करना है, इधर थीटा है उधर मोड़ देना। थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, ठीक। अब हम सोचते हैं कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अब सोचिए कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट सॉरी डॉट का मतलब बाहर की तरफ होता है, करंट कमिंग आउटवर्ड। अब सोचिए कि करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, करंट आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, ये सपोज कीजिए ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, हमें किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे करंट बाहर की तरफ जा रहा है, हम ऐसे करते हैं, बाहर तो ऐसे आ नहीं सकता है, हम अंदर करके निकाल लेते हैं, अंदर करके करंट बाहर की तरफ, लेकिन हम अंदर करके निकाल लें, अंदर करके ऐसे मोड़े तो करंट जा रहा है इस तरफ, यानी कि ये इसका डायरेक्शन आ रहा है। जब हम अंदर की तरफ से निकाल रहे हैं तो बाहर की तरफ से करंट जा रहा है, बाहर करंट आ रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब सपोज कीजिए इस पॉइंट पे करंट यहां पर है, अब इस बार करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ इस पॉइंट पे निकाल रहा है, ठीक है, क्या होगा डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये पॉइंट यहां पर आता है, ये आर पॉइंट, इस पॉइंट पे ये होगा डायरेक्शन। अब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए करंट अंदर की तरफ, थीटा को मोड़ दीजिए, इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा इधर की तरफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आप समझ गए होंगे कैसे राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। मतलब जिधर करंट जा रहा है उधर अपने पाम को लेके जाना है, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर की तरफ रोटेट करना है, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, करंट बाहर की तरफ निकालना है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हम बाहर की तरफ नहीं लेके जा सकते, हाथ को ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करना होगा, ऐसे करके मोड़ना होगा, ऐसे समझिए ये है, और ऐसे मोड़ना होगा, तो ये बाहर की तरफ बात। तो हम क्या किए, अंदर की तरफ ही हाथ को लेकर के गए, इस डायरेक्शन में मोड़े। तो आप देखिए थंब का डायरेक्शन इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि अंदर अगर करंट जाता तो थंब का डायरेक्शन ये आता, क्योंकि बाहर आ रहा है थंब इसका उल्टा वो कर दिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे निकाले, देखिए करंट अंदर की तरफ इस पॉइंट पर है, ये थंब का डायरेक्शन है, करंट बाहर की तरफ अंदर की तरफ इस पॉइंट पर है, ये डायरेक्शन, करंट अंदर की तरफ, थंब को ऐसे मोड़े, देखिए वहां पे गया, इस पॉइंट पे आए, ऐसे तो मोड़ नहीं सकते इधर की तरफ, तो ऐसे मोड़ना होगा, ऐसे मोड़े बाहर की तरफ, देखिए समझ में आ रहा है, ये डायरेक्शन होगा। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जैसे सिंपल सा
क्रॉस प्रोडक्ट में जिस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं वही इसका डायरेक्शन होगा। जिस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर के बीच के डायरेक्शन को निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस करके जो डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, वही होगा यहाँ पर डीएल क्रॉस आर के बीच का हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल की सहायता से डीबी वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट हैंड थंब रूल की सहायता से। ठीक है, मिटा दें इसको। आप क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह डीएल और आर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। समझ में, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग अभी बात किए थे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, परमेबिलिटी के बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी magnetic permeability is the ability of substance, किसी सब्सटेंस की एबिलिटी है क्या करने की, टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन, टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन। आगे हम मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यह भी आप समझिए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इफेक्ट करना ही मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। टू मैग्नेटाइजेशन, टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटाइजेशन को एक्वायर करने की जो एबिलिटी होती है उसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे तो आप लोग परमिटिविटी पढ़ा था। यहाँ पर परमेबिलिटी है। हर सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग अलग होती है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन को एक्वायर करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन को एक्वायर करने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से लिखते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम म्यू के बारे में जान गए। चलिए आगे चलते हैं। अब म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। इसको लिख लीजिए। म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ
सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस। और म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर। आप लोगों को याद होगा ER बराबर भी इसी तरह से कुछ फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू EM बाई E0 पढ़ा था, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा था। उसी तरह से क्या होता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। किसी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी जो होता है, सॉरी, वह होता है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। मिटा दें इसको। चलिए मिटा दें। अब आप लोगों को एक चीज जानना है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 4 पाई इंटू 10, यहाँ से इसका यूनिट निकाल लीजिए। यूनिट कैसे निकाले, यहाँ देख लीजिए। हम लोगों ने dB इज इक्वल टू कहा था म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम म्यू नॉट की यूनिट निकालें तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। ये ऊपर चला आ जाएगा मीटर स्क्वायर लेंथ का, टेस्ला मीटर स्क्वायर। आई का क्या हो जाएगा बाय एम्पियर इंटू मीटर, साइन थीटा यूनिटलेस होगा, यानी कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। टीबी इक्वल टू हो जाएगा टेस्ला, म्यू नॉट इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर इंटू DL हो जाएगा M, I हो जाएगा एम्पियर। तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू होगा टेस्ला 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मार्कर में डाल देते हैं। चलिए कल नोट डाउन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग लिखिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, जो कि आप सवाल में ज़्यादातर यूज कीजिएगा, वह होगा 10 टू दी पावर -7। क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होगा 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या है कि आपने देखा था फॉर्मूला में म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा हुआ था, तो इसका प्रयोग हम करेंगे, इसके बदले लिखेंगे 10 टू दी पावर -7, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करेंगे। चलिए मिटा दें इसको। इसकी यूनिट की भी बात कर लिया हम लोगों ने, इसका
वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट का, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जान ली। अब एक और चीज़ जान लेते हैं हम लोग, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। मिटा दें इसको। एक और चीज़, छोटी सी जानकारी हम लोग और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आप लोगों ने ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट भी आप लोगों ने पढ़ा है और म्यू नॉट भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग ई नॉट और हेडिंग दीजिए रिलेशन बिटवीन, एक चीज जान लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड म्यू नॉट। यहाँ से देखिए ई नॉट के बारे में हम लोगों ने जाना, ई नॉट के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है। आपको पता है ई आर इज इक्वल टू होता है ई एम बटे ई नॉट, ठीक है। यानी कि ई नॉट इक्वल टू होगा ई एम अपॉन ई आर होगा। ठीक है, और ई एम अपॉन ई आर, और म्यू नॉट की वैल्यू हम लोगों ने जाना, उसी तरह से होगा म्यू एम अपॉन म्यू आर। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वन बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू को जाना, तो वो जाना 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यही जाना। अगर हम यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ से होगा, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या होगा, इसको हम लोग ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, 1/4 × 9 × 10⁹ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट करें तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं, 1/4 × 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट का वैल्यू रखें 4 × 10⁻⁻7। 4 से 4 कट जाएगा, इसको नीचे कीजिएगा तो क्या होगा, 1/9 × 10⁻⁹, ये नीचे जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अब याद कीजिए 1/9 × 10⁻16 आ जाएगा ये। अब 1/10⁻16 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। याद कीजिए 3 × 10⁸ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी कि 1 स्पीड ऑफ लाइट को हम c से लिखते हैं 1/c²। यहाँ से आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, ये भी आपको याद रख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई एम बाई आर, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू आर, ठीक है।
यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक रिलेशन E0 इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 1/c²। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नोट डाउन कर लीजिए इसको। लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ पे। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। चलिए इसका एप्लीकेशन हम लोग जानेंगे और ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। तो हेडिंग दीजिए इसमें, हेडिंग दीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, ये जो होगा फाइनाइट होगा। क्या होगा, ऐसे लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वायर है जिससे करंट का फ्लो आई हो रहा है। ठीक है, यहाँ से P पॉइंट पे कोई पॉइंट, यहाँ से D डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत। इस वायर के एक पॉइंट से, एक एंड से कह सकते हैं, हमने P पॉइंट को, हमको क्या करना है, एक फाइनाइट वायर है जिस वायर का नाम हम दे देते हैं Mn। ठीक है, लेट Mn बी ए वायर, फाइनाइट स्टेट वायर, and we have to find magnetic field at P which is D distance from the wire।
यहाँ से सपोज कीजिए इस वायर का जो एक एंड से ये पॉइंट जो है φ2 एंगल बना रहा है और एक एंड से φ1 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, अब आपको पता है, समझ में आ रहा है कि लेट Mn बी ए करंट कैरिंग वायर एंड आप फिगर से लिख सकते हैं इस पॉइंट को। अगर हम O दे दें तो हम फ्रॉम फिगर कुछ लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू D कह सकते हैं। ठीक है, चलिए OP इज इक्वल टू D कह सकते हैं। और यहाँ से D डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हमें तो पता है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ का क्या कहना है कि हम छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम छोटा सा यहाँ से L डिस्टेंस की दूरी पर इस वायर में कोई पॉइंट छोटा सा काट लेते हैं DL। हमने L डिस्टेंस नीचे गया और एक छोटा सा पॉइंट DL निकाल लिया जो कि इस पॉइंट से सपोज करते हैं कि R डिस्टेंस पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये यहाँ से सपोज कीजिए थीटा एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर O इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम DL है, तो यहाँ पर हम इसका भी पॉइंट देते हैं, कोई पॉइंट देते हैं, सपोज कीजिए Q पॉइंट दे देते हैं, ताकि हमको फिगर में सब कुछ लिखने में आप डाटा लिख दीजिए, सही रहेगा। फ्रॉम फिगर आप कह सकते हैं OP इज इक्वल टू D कह सकते हैं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल OPM इज इक्वल टू φ2, ध्यान से देखिएगा, और एंगल ONP इज इक्वल टू कह दीजिएगा φ1। ये सारा चीज़ फिगर से हम लोग लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एंगल OQP भी हम कह सकते हैं, एंगल OQP इज इक्वल टू कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये एंगल किसके किसके बीच है, ध्यान से देखिए, ये वायर और जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके बीच का, इसके डिस्टेंस को हम ले लेते हैं R। और यहाँ पर देखिए ये तो 90 है और यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं OPQ, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, थीटा हो गया, ये तो 90 है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं OP तो D लिख दिए और OR को हम लिख सकते हैं, सॉरी QP इज इक्वल टू R। ठीक है, समझे? अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस DL की वजह से। यहाँ से हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम पूरे वायर की वजह से, पूरे वायर पे हम बायोट-सावर्ट लॉ नहीं लगा सकते, एक छोटे से करंट एलिमेंट पे लगा सकते हैं। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू DL, ये करंट एलिमेंट DL होगा। तो इसके वजह से हम फार्मूला भी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम स्केलर फॉर्म में ही फार्मूला को लिखते हैं। ठीक है, μ0/4π, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्केलर फॉर्म में याद कीजिए IDL हो जाएगा, I करंट इससे फ्लो कर रहा है, DL साइन थीटा,
साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता था? थीटा जो होता था करंट एलिमेंट डीएल और इसके और जिस पॉइंट पे निकाले उसके बीच के डिस्टेंस का, यानी कि ये एंगल नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? करंट एलिमेंट डीएल और जिस पॉइंट पे निकालने उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके बीच का एंगल। तो उसके बीच का एंगल क्या है? ये। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन वही डिस्टेंस लेंगे आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम कह सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में भी डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझे? आपको छोटा ये फिगर आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग में लिख दीजिएगा, लेट एम एन बी ए स्ट्रेट फाइनाइट वायर following current I and we have to find magnetic field at P due to current carrying wire Mn। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिएगा फ्रॉम फिगर, ये लिख दीजिए, उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा सारा चीज़ आराम से। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डी वी इक्वल टू आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम डी वी निकाल लीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये छोटा छोटा डी वी काटते जाएं, छोटा छोटा निकालते जाएं। यहाँ पे डी वी काट लें, यहाँ पे डी वी काट लें, इस तरह से काट करके हम पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। छोटा छोटा डी वी काट करके जोड़ते चले जाएं, जोड़ करके हम पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि φ1 से लेकर के φ2 तक जो है हम छोटा सा डी वी काट करके हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी वी निकालते जाएं। छोटा सा डी एल काट करके हम डी वी निकालते जाए और जोड़ दें सबको। तो आपको पता है इस तरह से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। अब इंटीग्रेशन का प्रयोग में यहाँ पर देखिए क्या क्या कांस्टेंट है। यहाँ ओ पी इज इक्वल टू डी है, यानी कि ये डिस्टेंस तो यहाँ पर है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ओ पी इज इक्वल टू डी, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में थीटा, तो ये थीटा वेरी कर, अगर हम यहाँ से ये पूरा एंगल ले लें तो हमको यहाँ से यहाँ तक का वायर चला आएगा, यानी कि हमारा थीटा वेरिएबल है। तो हमें ये सारे टर्म को दिक्कत क्या है? डी एल और आर को हमको थीटा के टर्म में लेना पड़ेगा। म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, आई भी चलिए कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डी एल और आर को हमें चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। यहाँ पर हम कुछ ज्योमेट्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस ज्योमेट्री के जरिए हम इस चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए हम ज्योमेट्री का प्रयोग करके हम इस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। डी एल और आर को थीटा के टर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे इस साइड में इस चीज़ को हम करते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालें तो क्या होगा? देखिए तो tan थीटा, इसको थीटा माने तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? हम क्यों इसको ओमिट कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम इंटीग्रेट करें φ1 से φ2 तक तो ये पूरा थीटा आ जाएगा। थीटा को हम वेरी करवाना चाहते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा को वेरी कराते हुए इंटीग्रेट कराना चाह रहे हैं, तो हमें डी एल और आर को हमको थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है। तो हम tan थीटा लिए, tan थीटा लेने के बाद क्या होता है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन डी होगा, L अपॉन डी, यानी कि हमारा हो जाएगा L इज इक्वल टू कह सकते हैं d tan थीटा। अब इसको थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी एल अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा? डी tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एल इक्वल टू हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से हमें थीटा के टर्म में देखिए डी एल पता चल गया, दिख रहा है आप लोगों को? थीटा के टर्म में हमें डी एल पता चल गया। अब हमें आर को भी चेंज करना है। अब आर को हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए आर को चेंज करेंगे
तो हम यहाँ पर देखिए R लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं। तो R इज इक्वल टू हमें क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करें हम, यहाँ से देखिए अगेन हम कह सकते हैं, यहाँ से DL पता चल गया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा ये है तो बेस ये होगा D अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा R, हो जाएगा ना। यानी कि R इज इक्वल टू कह सकते हैं D बाय कॉस थीटा, यानी कि D सेक थीटा। R की वैल्यू हमें पता चल गई D सेक थीटा, यानी कि R की वैल्यू पता चल गई और D का भी वैल्यू पता चल गया, सॉरी DL का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से DB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I। DL हमारा कितना है, DL हमारा है D सेक स्क्वायर थीटा D थीटा। हम यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं, DL इज इक्वल टू D सेक स्क्वायर थीटा D थीटा। ऊपर में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा भी देख लेते हैं। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, R स्क्वायर देखिए, R स्क्वायर हमारा क्या है, R का वैल्यू हमको D सेक थीटा आया है, तो R स्क्वायर है तो D स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, D है ऊपर में, नीचे D स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए एक D खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म को अगर हम बाहर लिख लें, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाई D, ये हमारा एक टर्म आ गया। I भी बाहर निकालिए, D भी बाहर निकालिए, एक D से एक D स्क्वायर से कट गया। अब देखिए सेक स्क्वायर भी कट गया है, यहाँ पर बचा कॉस थीटा D थीटा। अब देखिए सारा टर्म, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा थीटा के टर्म में आ गया। अब देखिए थीटा को अगर हम इंटीग्रेट कर दें DB को, तो यहाँ से हम क्या करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई D, ठीक है। इंटीग्रेट इसको कर दें कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हम P से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो लेफ्ट को हम निगेटिव ले रहे हैं, -φ1 से राइट की तरफ जा रहे हैं φ2 प्लस φ2 तक, -φ1 से प्लस φ2 तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कॉस थीटा D थीटा। चलिए अब आप लोग अगर ये सारा इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप लोग ऊपर लिख लिए हैं तो हम ऊपर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, या फिर हम यहाँ पर करते हैं ज़्यादा बेटर होगा। इस साइड में हम लोग इस चीज़ को करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस रास्ते पे करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए DB का इंटीग्रेशन B होगा। अब यहाँ से देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई D, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से लेकर के प्लस φ2 तक। एक बार यहाँ पर लिखिए म्यू नॉट, ऐसे डायरेक्ट साथ ही लिख दीजिए, इसके म्यू नॉट I बाई 4 पाई D लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो साइन φ2 माइनस φ1, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो B इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई D साइन φ2। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन φ1, ये हो जाएगा। यहाँ से B इज इक्वल टू ये निकल गया। अब इसको हम लोग बड़ा में लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं उसी टर्म को, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई D म्यू नॉट I, यहाँ पर होगा साइन φ1 साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू स्ट्रेट फिनाइट करंट कैरिंग वायर। ये आपको डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। म्यू नॉट I
4 पाई डी साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अब फाई 1 फाई 2 क्या है, राइट साइड में एंगल है, ठीक है। फाई 1 क्या है, लेफ्ट साइड में एंगल, यहाँ से, ठीक है। ठीक है, मिटा दें इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे कुछ टर्म आपको पता रहने चाहिए। डी क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है वायर से लेकर के पॉइंट पी का, ये चीज़ आप याद रखिएगा, डी। और फाई 1 एक एंगल आपको लेना है, ये जो आपका ये जो ओपी है, इस लाइन से एक राइट साइड में, फाई 2 को एक एंगल लेना है राइट साइड में और एक एंगल लेफ्ट साइड में लेना है यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ये चीज़ें पता चल गई, डी भी आपको पता चल गया है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, डी बता दिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से एक एंगल इस लाइन से लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। कोई दिक्कत? मिटा दें? चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया, अब मिटा देते हैं। तो हमें पता चल गया, अब हम आगे बात करते हैं इस पे और थोड़ा सा। चलिए, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं। म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन फाई 1, साइन फाई 1 भी लिख सकते हैं, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब यहाँ पर डी क्या है ये लिख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट पी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट पी। ठीक है, फाई 1 फाई 2 both are phi 1 phi 2 are opposite, phi 1 phi 2 measured oppositely, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, फाई 1 को हम इधर माप, अगर इधर लेते हैं तो फाई 2 को लेफ्ट साइड में, फाई 1 को लेफ्ट साइड में, फाई 2 को राइट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दें इसको। अब इस पर हम कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्पेशल केस को हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। एक नीचे में फार्मूला लिखा हुआ है, स्पेशल केस की तरफ चलते हैं। स्पेशल केस में अगर हम लोग चलें, अगर हम मान लें तो ये फॉर इन्फिनाइट वायर के लिए क्या होगा। अगर हम इन्फिनाइट वायर ले लें, ध्यान से देखिए, अगर हम इन्फिनाइट वायर ले लें, ये वायर बहुत बड़ा हो, टू लॉन्ग हो। इन्फिनाइट वायर मतलब दैट मीन्स कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लें तो अब देखिए, जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे तो ये एंगल कहीं ना कहीं सीधा हो जाएगा फाई 1,
मतलब पूरा स्ट्रेट वायर होगा तो पूरा मतलब बहुत बड़ा वायर होगा ये, तो ये एंगल सीधा होते होते कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ये सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। यानी कि φ1 और φ2 जो होगा दोनों 90 डिग्री हो जाएगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर में। φ1 φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला जो है B इज इक्वल टू μ0I/4πd साइन φ2, साइन 90 हो जाएगा, φ1 φ2 दोनों 90 हो जाएगा, साइन 90 साइन 90। साइन 90 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा क्या होता है, μ0/I/4πd साइन 91 साइन 91, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी क्या कह सकते हैं, μ0I/2πd, 2 दूनी 4 कट जाएगा, जहाँ 2 आएगा ना 4 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 2 बचेगा। तो B इक्वल टू होगा μ0I/2πd फॉर इन्फिनाइट वायर या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक, ये चीज़ है। अब दूसरा केस इसमें देखते हैं, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर, अब आगे चलते हैं। फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर, फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर। अब सेमी इन्फिनाइट वायर में क्या होगा, सपोज कीजिए एक साइड वायर पूरा भरा हुआ है और सेमी इन्फिनाइट वायर सपोज कीजिए है ही नहीं। इस फिगर को हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। सेमी, मान लीजिए इधर की तरफ काफ़ी ज़्यादा है और ये है, ये सपोज कीजिए, ठीक है, ये पूरा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है सेमी इन्फिनाइट, और ये है, इस पॉइंट P पर निकालना। तो ये तो एंगल φ2 जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल। ये था ये लाइन था, ये सीधा होते होते ये एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। सेमी इधर बढ़ ही नहीं रहा, तो φ1 हो जाएगा 0। तो सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये तो हो जाएगा φ2, अब φ1 हमारा हो जाएगा 0 और φ2 हो जाएगा 90। तो यानी कि हम जानते हैं B इक्वल टू क्या जानते हैं, μ0I/4πd, ये तो डिस्टेंस D है आपको पता है, D इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, एक को 0 कर रख देंगे, μ0I/4πd साइन φ1 साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, μ0I/4πd साइन 91 साइन 0 0, तो 1 हो जाएगा, μ0I/4πd 1 + 0 1 ही हो जाएगा। तो सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से ये होगा और उसकी वजह से ये होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल गया आज के क्लास से। मिटा दें इसको, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, उसके बाद एक आध न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलिए एक बार हम लोगों ने जाना बायोट-सावर्ट लॉ में dB इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में μ0/4π I dl क्रॉस r/r³, ठीक है, यही जाना। अब
इसको हम लोगों ने तोड़ा तो इसका मैग्नीट्यूड आया μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। ये जाना। इसकी डायरेक्शन को हम लोगों ने बताया राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना जाना। इसके एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड, हाँ आप लोग μ0 की वैल्यू याद रखिएगा 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू याद रखना है। और μ0/4π की वैल्यू हम लोग जो यूज करते हैं वो 10⁻⁻7 होगा टेस्ला मीटर पर। μ0 की वैल्यू पूछेगा 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हम लोग जो यूज करेंगे μ0/4π 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट वायर, फिनाइट स्टेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकालना सीखा आज के क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट स्टेट वायर की वजह से क्या सीखा हम लोगों ने, B = निकाला μ0 I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2। φ1 φ2 के एक दूसरे के अपोजिट मेजर करना, या आप पता है D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपको। अब आगे देखिए, फॉर सेमी इनफिनाइट वायर क्या होगा। सेमी इनफिनाइट वायर की वजह से आपको पता है एक φ0 लेना है, एक φ90 लेना है, यानी कि B = होगा μ0 I/4πd, ये हो जाएगा। अब फॉर इनफिनाइट वायर के लिए हम लोगों ने जाना, फॉर इनफिनाइट वायर के लिए हम लोगों ने जाना B = μ0 I/2πd, ये जाना। अब हम लोगों ने आज के क्लास में ये भी जाना μ0 × E0 क्या होता है, 1/c² होता है, यानी कि c स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी हम लोगों ने जाना। अब μ0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है। म्यू के बारे में भी क्या जाना हम लोगों ने, यह क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन को एक्वायर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, परमिबिलिटी, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मिटा दें इसको। ये जो आप लोगों ने, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, कई बार पूछा भी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू फिनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से, जो कि आप लोग निकालिएगा। एक सवाल इसी से रिलेटेड हम लोग लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि एक वायर है जिससे जो है 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी डिस्टेंस पर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। हाँ, हम लोग पीछे जो सवाल किया, पीछे जो हम लोगों ने ड्राइव किया, उसमें हम लोग डायरेक्शन लिखना या समझाना भूल गए। यहाँ यहीं पे उसको समझ लेते हैं। यही फिगर था, सपोज कीजिए ये फिगर था, ये डायरेक्शन है और ये नीचे की तरफ होगा। हम लोग P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यही होगा ना, इस पे रखेंगे, ये होगा। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड। वो जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। वो जो हम लोगों ने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से, उसका भी डायरेक्शन, करंट देखिए ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, हम लोग ऐसे करके इसको P की तरफ मोड़िएगा इसको, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसका इनवर्ड होगा। आप लोग निकाल सकते हैं वहाँ पर भी डायरेक्शन। ठीक है,
समझे। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ पर इनवर्ड होगा तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लेते हैं। इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, B इक्वल टू आराम से निकाल लेंगे μ0/4π I/d भी जानते हैं। I फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, I/d क्या जानते हैं, sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। μ0/4π की वैल्यू आपको बताया 10⁻⁻7 हम लोगों को लेना है। I कितना है 5 एम्पियर है, D कितना है 5 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2 हो जाएगा I, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। sin φ1 कितना होगा 60 डिग्री, sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 10⁻⁻5 के ऊपर चला जाएगा, -5 हो जाएगा। sin 60 कितना हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। डायरेक्शन की बात तो हम लोग कर लिए, नीचे की तरफ होगा। हाँ एक बात और, आप लोग पीछे क्लास में उस तरह राइट हैंड थंब रूल के से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, राइट हैंड में इस वायर को पकड़ लीजिए। राइट हैंड में इस वायर को इस तरह पकड़ना है कि थंब का डायरेक्शन क्या हो, थंब का डायरेक्शन क्या हो, करंट के डायरेक्शन में हो। आप तो राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन वायर के केस में हमने बताया स्ट्रेट वायर हो तो आप स्ट्रेट वायर को आप जो है थंब राइट हैंड में इस प्रकार पकड़िए कि थंब का डायरेक्शन करंट की तरफ हो, और जिधर जैसे P पॉइंट पे निकालना है तो P पॉइंट पे आप देखिए कि ये जो फिंगर का डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो ये अंदर की तरफ होगा। सपोज कीजिए करंट नीचे की तरफ आता तो आप पकड़ते, इसको ऐसे पकड़ते और इस पॉइंट पे निकालते, ऐसे पकड़ते, इस पॉइंट इसको पकड़े, इधर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ आ जाता, ठीक है। तो आप इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से आपको फार्मूला बेस्ड सवाल आएगा, आप कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको टफ सवाल बोर्ड में नहीं पूछेगा। एक हम लोग सवाल देख लेते हैं और लास्ट सवाल आज की क्लास का। वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका आई जो है, इस पे सवाल एक कर लेते हैं हम लोग। टेन एम्पियर है और एक इसमें आई नीचे की तरफ हो रहा है 10 एम्पियर। इस पॉइंट P पर जो कि इसकी इस दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये P पॉइंट जो है मिडिल पॉइंट है, इस दोनों वायर के बीच का मिड पॉइंट है। तो पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिडिल पॉइंट P। मिडिल पॉइंट P है फ्रॉम बोथ वायर्स, दोनों वायर से क्या है मिडिल पॉइंट पे है। अब देखिए यहाँ से मेनली बात है, दोनों की वजह से हम निकाल, आपको पता है कि कौन सा वायर है, इनफिनाइट वायर है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, सॉल्यूशन की बात करें तो आपको डी भी यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता करना होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होगा। डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, उतना ही यहाँ से भी होगा। आई 10 एम्पियर है। अब देखिए सबसे पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन हम इस पॉइंट पे निकालें तो हम दोनों तरह से डायरेक्शन निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हम अपने इस पाम को करंट के डायरेक्शन में ले करके गए और जिस पॉइंट जिधर निकालना है उधर की तरफ हमने कर्ल किया। तो ये देखिए नीचे की तरफ है, यानी कि इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, इनवर्ड आया, ठीक है। अब इधर की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस करंट तो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे करके हाथ हम रखेंगे ना, ऐसा करते हैं ऊपर की तरफ ही निकाल लेते हैं। पहले ऊपर की तरफ करके इधर की तरफ इस पॉइंट पे निकालना है, इसे इधर कर लिखिए।
ये डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, जब करंट उधर जाता तो इधर आता, लेकिन करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका अपोजिट करना होगा। दैट मीन्स ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इस पॉइंट भी निकालना है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, लेकिन करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ के लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो अपोजिट क्या होगा, आउटवर्ड है तो इनवर्ड हो जाएगा, यानी कि इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ ही होगा। मतलब दोनों वायर की वजह से कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही होगा, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि हम जोड़ सकते हैं दोनों को, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में 2 इंटू कह सकते हैं 2 इंटू म्यू नॉट बाय, अब देखिए कौन सा वायर है, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे 90-90 वाला, यानी कि म्यू नॉट बाय 2 पाई आई, ठीक है, होगा। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2.5 इंटू 10⁻² पाई डी, यही ना होगा फॉर्मूला। अब देखिए 2 क्यों लगाए, 2 इसलिए लगाए कि इस वायर की वजह से भी, इस वायर की वजह से भी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों की वजह से निकाल लीजिए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, सब कुछ तो सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। क्यों हम दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वही आएगा ना, आएगा अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, होगा ना, होगा। यहाँ से 2 काट दीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू आई कितना है 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किए कि म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू हमको पता है, तो इसका म्यू नॉट बाय 4 का वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाएगा, और डी का भी वैल्यू हमें पता चल गया 2.5 इंटू 10⁻², ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻², ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, 4 चौके 16 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इसको अगर हम माइक्रो टेस्ला में लिखें तो क्या लिखेंगे, 160 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, इसी को लिखेंगे 160 माइक्रो टेस्ला, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज की क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर की वजह से हम लोगों ने सीखा, और बायोट सावर्ट लॉ को सीखा। इससे रिलेटेड और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे, पढ़ाई करते रहिए।